Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylights Economics MCQs Practice Series. इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे another 10 important questions जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स एंड CUET के इकोनॉमिक्स एग्जाम दोनों में हेल्प करेंगे. चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एंड वो क्वेश्चन इज डैश रेफर्स टू द टोटल वैल्यू of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy at a given level of income during an accounting year. अब देखिए टोटल वैल्यू, ऑल सेक्टर्स एंड प्लानिंग टू बाय, ये तीन चीजें आपने इस पूरे सेंटेंस में पूरी डेफिनेशन में देखनी है. पहला टोटल वैल्यू एंड ऑल सेक्टर्स, यानी कि बात हो रही है एग्रीगेट कॉन्सेप्ट की. प्लानिंग टू बाय मतलब बात हो रही है डिमांड के कॉन्सेप्ट की. तो अवर आंसर इज एग्रीगेट डिमांड. तो देखिए कहां है एग्रीगेट डिमांड, दिस इज ए ऑप्शन एंड दिस इज द राइट आंसर. सप्लाई क्यों नहीं है, क्योंकि प्लानिंग टू बाय की बात हो रही है, सेल की तो बात ही नहीं हो रही. एग्रीगेट प्लानिंग क्यों नहीं है, क्योंकि ये कुछ होता ही नहीं है. जब हम डिमांड और सप्लाई को लेते हैं एग्रीगेट फॉर्म में तो हम पहले ही प्लान की फॉर्म में लेते हैं. ठीक है, यहाँ पे फिर बाय को तो हमने कंसिडर ही नहीं किया कहीं पे. ओके, एग्रीगेट सेक्टर्स भी नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सेक्टर्स सारे सेक्टर्स को जोड़ के तो एग्रीगेट होता है, एग्रीगेट सेक्टर्स कुछ नहीं होता. क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर इज ए ऑप्शन. ओके, सेकंड क्वेश्चन इज यस. तो देखिए द कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड आर. तो देखिए एग्रीगेट डिमांड यानी कि पूरी इकोनॉमी की डिमांड, और पूरी इकोनॉमी को हम चार सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं: हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर. तो हाउस होल्ड सेक्टर का जो एक्सपेंडिचर है उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट, हमारा प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. एंड दिस इज प्रोड्यूसर सेक्टर का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड यहां से हम लेते हैं नेट एक्सपोर्ट्स. जब आप इन चारों को प्लस करते हो तो हमारे पास आती है एग्रीगेट डिमांड. तो चारों कंपोनेंट्स को हम देखेंगे एक बार, और ध्यान से अगर आप देखें यहाँ पे ऑप्शन में ऑल ऑफ दीज है, तो वैसे भी हमें एक बार चारों ऑप्शंस देखने होंगे. तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है बिल्कुल. अब ये नहीं कि यहीं पे टिक लगा देंगे, क्योंकि ऑल ऑफ दीज है, सारे ऑप्शंस को देखेंगे. गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ये भी होता है, इन्वेस्टमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स ये भी होता है. देखो प्रोड्यूसर सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर, तो ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर. ओके, थर्ड क्वेश्चन. यस, एग्रीगेट डिमांड कैन बी इंक्रीज्ड बाय. अगर मार्केट में यानी कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो जाए तो हम उसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. तो चलो देखें, इंक्रीजिंग बैंक रेट. देखिए अगर बैंक रेट को इंक्रीज कर दिया जाएगा तो कॉस्ट ऑफ क्रेडिट भी तो इंक्रीज हो जाएगा इकोनॉमी में, लोन्स महंगे मिलेंगे. कॉस्ट ऑफ क्रेडिट अगर बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम होगी, मनी की सप्लाई कम होगी तो एग्रीगेट डिमांड का लेवल भी कम होगा. पर यहाँ पे तो हमसे इंक्रीज पूछा गया, तो ये हमारा राइट आंसर हो ही नहीं सकता. सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. देखिए जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करेगा मार्केट के अंदर, तो लोगों से पैसा तो वो सक कर लेगा ऑब्वियसली ना, क्योंकि जब लोग उनसे सिक्योरिटीज खरीदेंगे तो पैसे पे करेंगे, तो मार्केट से मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी. मनी सप्लाई रिड्यूस होगी तो एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस हो जाएगी. पर क्वेश्चन में तो इंक्रीज पूछा है, तो ये भी हमारा गलत ऑप्शन है, ये सही हो ही नहीं सकता. थर्ड ऑप्शन, इंक्रीजिंग कैश रिजर्व रेशियो. अगर सीआरआर को इंक्रीज कर देंगे तो बैंक्स के पास पीछे लेंडिंग करने के लिए जो रिजर्व्स बचेंगे वो बहुत कम होंगे, क्योंकि अब बैंक को ज्यादा आरबीआई के पास रिजर्व रखना पड़ रहा है, तो पीछे से लेंडिंग के लिए कम पड़ गया. तो यानी कि हमारी मनी सप्लाई कम हो जाएगी. मनी सप्लाई कम तो एग्रीगेट डिमांड भी कम. यहाँ पे तो इंक्रीज पूछा था, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया. यानी कि तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं, तो राइट आंसर इज नन ऑफ दीज. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, fourth question. So dash refers to money value of final goods and services that all producers are willing to supply in an economy in a given time period. तो ध्यान से देखें, टोटल मनी वैल्यू की बात हो रही है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, तो एग्रीगेट कॉन्सेप्ट है. एंड प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल, यानी कि यहाँ पे सप्लाई की बात हो रही है, तो आंसर इज एग्रीगेट सप्लाई. तो दिस इज द राइट आंसर. डिमांड तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्रोड्यूसर्स की बात हो रही है. ये दो ऑप्शंस क्यों नहीं हो सकते, ये भी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में समझा चुकी हूं. तो राइट आंसर इज बी ऑप्शन. ठीक है,
चलो लास्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू. तो देखिए एग्रीगेट सप्लाई यानी कि व्हाट द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू प्रोड्यूस एंड सेल, यानी कि टोटल प्रोडक्शन, टोटल वैल्यू एडिशन इन द इकोनॉमी, and total value addition is called national income of the economy. So the right answer is national income. This domestic income, private income, personal income, ये तीनों ही इसके साथ रिलेट नहीं करते हैं. क्लियर? अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो जो स्क्रीन पे दिया गया हुआ QR कोड है इसे स्कैन कीजिए एंड और जितने चाहे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप भी कर सकते हैं. चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की. चलिए तो क्वेश्चन इज यस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि कंज्यूम करने की क्षमता. बात हो रही है एवरेज. एवरेज मींस पर यूनिट का प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. देखिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज अ रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम. ये तो समझ आया. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कि पर यूनिट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? टोटल कंजम्पशन टोटल इनकम की रेशियो बनेगा. तो सिंपल है, एपीसी इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एंड इनकम का रेशियो. टोटल लिखने की हमें जरूरत नहीं होती. क्लियर? अब जब एवरेज है तो बहुत सिंपल, टोटल्स को ही देखेंगे. तो देखो जरा, लेवल ऑफ इनकम एट विच सेविंग्स की तो बात ही नहीं करेंगे, पहली आउट. एडिशनल इनकम दैट इज नॉट सेव्ड, एडिशनल की भी हम बात नहीं करेंगे. एडिशनल यानी चेंज की कोई बात यहाँ पे नहीं होगी. ठीक है. रेशियो ऑफ सेविंग्स टू द इनकम. सेविंग देखो आ गया, सेविंग्स टू इनकम, पर हमें क्या चाहिए? कंजम्पशन एंड इनकम. ये भी बाहर. रेशियो ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम, दिस इज द राइट आंसर, दैट इज डी ऑप्शन. रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम यानी कि कंजम्पशन टू इनकम. क्लियर? तो राइट आंसर इज डी ऑप्शन. ओके. Seventh question. Dash refers to the ratio of savings to the corresponding level of income. सेविंग्स और इनकम की बात कर रहे हैं तो ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का तो कोई काम ही नहीं है, यहां भी बाहर निकाल दो. ठीक है. अब बात करेंगे सेविंग्स और इनकम, क्या मार्जिनल या एवरेज? मार्जिनल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कहीं भी एडिशनल सेविंग्स टू एडिशनल इनकम नहीं लिखा, चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन इनकम नहीं लिखा. यहाँ पे बात सिर्फ सेविंग्स एंड इनकम की है यानी कि टोटल सेविंग्स एंड टोटल इनकम. तो आंसर इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव. क्लियर? ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Dash refers to the ratio of change in savings to change in total income. Okay. चेंज की बात हो रही है यानी कि मार्जिनल कॉन्सेप्ट की बात हो रही है. क्लियर? क्योंकि जहां भी इकोनॉमी वर्ड मार्जिनल आ जाए मतलब चेंज, और मार्जिनल आ जाए तो यानी कि एडिशनल, तो एडिशनल आ गया मींस मार्जिनल. क्लियर? तो यहाँ पे अपने ऑप्शंस को अगर आप देखो तो एवरेज को बाहर निकाल दो. क्लियर? अब बात है चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन टोटल इनकम. चेंज इन सेविंग्स टू चेंज इन टोटल इनकम, दिस इज कॉल्ड एमपीएस. अगर ये होता चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम तो ये होता एमपीसी. तो ये है नहीं, हमसे तो सेविंग्स पूछा गया तो ये हो नहीं सकता. दिस इज द राइट आंसर, दैट इज सी ऑप्शन. क्लियर? ओके. Ninth question. Dash refers to the ratio of consumption expenditure to the corresponding level of income. Consumption to income. Dash refers to. तो देखिए ऑप्शंस देख लो एक बार चारों. एमपीसी, this is marginal propensity to consume, average propensity to consume, marginal propensity to save, average propensity to save. बात किसकी है? कंजम्पशन एंड इनकम. कहीं भी चेंज नहीं लिखा यानी मार्जिनल हमारा ऑप्शन कभी भी नहीं होगा. तो इसको बाहर निकाल दीजिए और इसको भी बाहर निकाल दीजिए. अब बात है कंजम्पशन एंड इनकम का रेशियो, तो ऑब्वियसली ये है एपीएस. ये भी नहीं हो सकता क्योंकि सेविंग्स की हम बात ही नहीं करेंगे यहाँ पे. तो मेरा आंसर इज बी ऑप्शन. क्लियर? ठीक है. वैसे ये तो था एलिमिनेशन मेथड, है ना, कि हमने पहले दो को बाहर निकाल दिया, फिर हमने तीसरे को बाहर निकाल दिया और जो बचा वो हमारा आंसर है. पर अगर आप इसको कॉन्सेप्चुअली भी देखें तो ये कुछ ऐसे भी किया जा सकता है. तो देखिए, डैश रेफर्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू कॉरेस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम. कंजम्पशन टू इनकम, सिंपल सी बात है एपीसी.
एमपीसी नहीं हो सकता क्योंकि चेंज की बात नहीं हो रही है ना, और सेविंग क्यों नहीं हो सकता क्योंकि बात कंजम्पशन की हो रही है, तो सीधा भी आप देख सकते थे एपीसी इज द राइट आंसर। ओके, लास्ट क्वेश्चन इज यस, कंजम्पशन फंक्शन इज अ फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, देखो जहां भी वर्ड फंक्शन आ जाए यानी कि वो रिलेशनशिप समझाएगा। ओके, तो देखिए कंजम्पशन किसका एलिमेंट है, इनकम का। इनकम या तो कंज्यूम हो सकती है या फिर सेव हो सकती है। जब आप कंजम्पशन का रिलेशन इनकम के साथ पढ़ोगे तो दिस इज कॉल्ड कंजम्पशन फंक्शन, और जब सेविंग का रिलेशनशिप इनकम के साथ पढ़ोगे तो दिस इज कॉल्ड सेविंग फंक्शन। अब यहां पे क्या पूछा, कंजम्पशन फंक्शन, तो इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। तो देखिए यहां पे इनकम एंड सेविंग, नो, प्राइस एंड कंजम्पशन, नो, income and consumption, yes, this is the right answer. Income, consumption and saving, तो saving के कारण ये भी no, the right answer is C option। तो ये थे हमारे important 10 questions जो आपको आपके CUET 2025 इकोनॉमिक्स एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी हो तो जो स्क्रीन पे दिया गया हुआ QR कोड है आप इसे स्कैन कीजिए एंड मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए मल्टीपल क्वेश्चंस। आप और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।